नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अमानतुल्लाह खान का ईडी ने मांगा 10 दिन का रिमांड, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के 10 दिन के रिमांड की ईडी ने मांग की है। मामले पर संक्षिप्त सुनवाई कर राउत रेवेन्यू की विशेष अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने सोमवार को अमानतुल्लाह खान को विशेष न्यायाधीश राकेश दयाल के समक्ष पेश करके 10 दिन की रिमांड की मांग की। ईडी ने यह कहते हुए 10 दिन की रिमांड की मांग की कि उनका मामले से जुड़े अन्य आरोपियों और सबूतों के साथ आमना सामना कराना जरूरी है। वहीं अमानतुल्लाह खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। दोषी होने पर किसी भी का मकान कैसे ढा सकते हैं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन को लेकर सोमवार को कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का मकान सिर्फ इसलिए कैसे ढाया जा सकता है कि वह एक आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशा निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखती है। जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कहा कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। दिल्ली में अवैध ई रिक्शों पर एक्शन, परिवहन विभाग ने क्रैश किए 114 रिक्शे। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले अवैध ई रिक्शा चालकों पर शिकंजा कसते हुए परिवहन विभाग ने 114 ई रिक्शों को क्रश कर दिया है। परिवहन विभाग लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गैरकानूनी रूप से चल रहे ई रिक्शों को जब्त किया था और इन्हें बुराड़ी में इकट्ठा कर जेसीबी से क्रश कर दिया है। दिल्ली में लगभग 1,60,000 ई रिक्शा चलते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अवैध ई रिक्शा शामिल है, जिनके पास न तो लाइसेंस और न परमिट। केजरीवाल सरकार ने नवजफगढ़ को दी गैस पाइपलाइन की सौगात। नवजफगढ़ के डिचाऊ कला और खेरा गांव में पीएनजी पाइपलाइन बिछवाने के कार्य का दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने उद्घाटन किया। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 महीने के भीतर पाइपलाइन बिछवाने के कार्य सहित दोनों गांव में घरों में पीएनजी कनेक्शन शुरू होने की उम्मीद है। इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि नवजफगढ़ में सभी सुविधाएं जैसे पानी, सीवर, गैस लाइन, अच्छी सड़कें आदि सुविधाएं होनी चाहिए। 2015 से अभी तक 227 किलोमीटर लाइन बिछाई गई। 2025 तक नवजफगढ़ की सभी कॉलोनी और गांवों में गैस लाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सीएम को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका, मानहानि मामले की कार्रवाई को रद्द करने से किया इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले की कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 2019 में भाजपा दिल्ली के नेता राजीव बब्बर द्वारा शुरू किए गए मानहानि मामले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। राजीव बब्बर ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं पर भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पार्टी दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख नाम हटाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे मुख्य रूप से बनिया, मुस्लिम और अन्य समुदाय प्रभावित हुए। शराब घोटाले में अब सिर्फ केजरीवाल ही अंदर, विजय नायर को 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को आखिरकार जमानत मिल गई है। आपकी कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे नायर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। वह 23 महीनों से जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार राजनेताओं में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही जेल में बंद है। नायर से पहले बीआरएस नेता के कविता, आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को भी सर्वोच्च अदालत ने कैद से आजादी दी है। केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। विभव राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के आरोप में जेल में बंद थे। सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक सभी प्रमुख गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती, तब तक विभव कुमार केजरीवाल के निजी सचिव के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुसेंगे। कोर्ट ने गवाहों की गवाही होने तक इस मामले पर बोलने के लिए मना किया है। अदालत ने विशेष अदालत को 3 हफ्ता के भीतर इस मामले को पूरा करने के लिए कहा है। विधायक अमानतुल्लाह पर ईडी के एक्शन पर सौरभ भारद्वाज बोले, ये घटिया राजनीति से भी घटियापन। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की छापेमारी और जांच पर आप के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार की गुंडागर्दी है। इस मामले को उन्होंने घटिया राजनीति से भी घटियापन कहा है। दरअसल ईडी ने छापेमारी के बाद यह एक्शन कथित वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले में लिया है। सौरभ भारद्वाज बोले कि यह एक सड़ा गला मामला है, वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला। इस मामले में हमारे विधायक को आरोपी बनाया है।
अब खत्म होगी गाड़ी खड़ी करने की झंझट, इन 15 जगहों पर बनेगी सरकारी पार्किंग। दिल्ली में वाहनों की पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम 15 नई जगहों पर पार्किंग साइट्स बनाने जा रहा है। अगले 2 महीने में यहां पार्किंग की सुविधा शुरू हो सकती है। ये पार्किंग साइट्स एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। दरअसल दिल्ली नगर निगम ने 99 पार्किंग साइट्स के लिए टेंडर जारी किए। ये 15 नई जगहें उन्हीं में शामिल है। नए बनने वाले पार्किंग साइट्स में से अधिकांश पार्किंग साइट्स ग्राउंड पार्किंग है, जो डीडीए की खाली जमीन पर या सड़क के किनारे बनाए जाने वाले हैं। दिल्ली में मकान की 4थी मंजिल से गिरकर वरिष्ठ पत्रकार की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय की दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में अपने घर की 4थी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने इस बात जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने घर के मरम्मत कार्य का निरीक्षण करने के दौरान 4थी मंजिल से नीचे गिर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमेश उपाध्याय के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, डिजिटल मीडिया से लेकर टेलीविजन के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उमेश उपाध्याय जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। डीटीसी कर्मचारियों से राहुल गांधी की मुलाकात का वीडियो साझा, दिल्ली सरकार को घेरा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को डीटीसी कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद कहा कि जो लोग हर रोज लाखों यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाते हैं, उन्हें बदले में सिर्फ अन्याय ही मिलता है। बीते हफ्ते दिल्ली परिवहन सेवा के कर्मचारियों के साथ बातचीत की थी। बस यात्रा का वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि डीटीसी कर्मचारी सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर वे स्थायी नागरिक हैं तो उनकी नौकरी अस्थायी क्यों है। दिल्ली पर मौसम मेहरबान, 2 दिन झमाझम बारिश को लेकर आईएमडी का येलो अलर्ट। दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार को सुबह बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना बन गया। आईएमडी की माने तो दिल्ली में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। एनसीआर के शहरों में भी कमोवेश ऐसा ही मौसम देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल भी दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों में भी मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। डीटीसी के एटीआई को मिलेगा अधिकार, बस लेन में खड़े वाहनों का काट सकेंगे चालान। डीटीसी के सहायक यातायात निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को भी चालान काटने का अधिकार मिलेगा। इससे बाद में परिवहन विभाग ने अंतिम परामर्श के लिए सरकार के कानून विभाग के पास फाइल भेजी है। प्रस्ताव के अनुसार डीटीसी कर्मी केवल बसों और बस लेन में पार्क किए जाने वाले अन्य वाहनों का चालान भी काट सकेंगे। बस लेन का पालन कराए जाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। अभी डीटीसी कर्मियों को चालान काटने का अधिकार नहीं है। वन लेन के उल्लंघन की लगातार शिकायतें आ रही हैं। एलजी सक्सेना के आदेश पर मचियाला में 4 अवैध रंगाई इकाइयां सील। एलजी के सक्सेना के आदेश पर मचियाला में चल रही 4 अवैध रंगाई इकाइयों को सील कर दिया गया है। राज निवास अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई तब हुई जब सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जागरूक नागरिक द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लिया। मचियाला विधानसभा क्षेत्र के बाहरी इलाके गालिबपुर गाँव में स्थित अवैध इकाइयां यमुना नदी को प्रदूषित कर रही थी और अवैध रूप से भूजल निकाल रही थी। किसानों को केंद्र सरकार की ओर से मिली बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को बेहतर बनाने के लिए बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े 7 योजनाओं के लिए 13,966 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दी। इसमें डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपए खर्च होगा। इस मिशन के तहत किसानों की जीवन बेहतर करने के लिए तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने फिर से ली बीजेपी की सदस्यता। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सोमवार शाम को भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का नाम दिया गया है। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का पहला सदस्य बनाकर अपने अभियान की शुरुआत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल के जरिए फिर से भाजपा की सदस्यता ली। बांग्लादेश की तबाही से भारत हुआ मालामाल, खबर जान दिल खुश हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से पड़ोसी देश की स्थितियां लगातार गंभीर बनी हुई हैं। शेख हसीना के सत्ता में रहने से पड़ोसी देश में गारमेंट इंडस्ट्री टॉप पर आ गई थी, लेकिन अब कट्टरपंथियों के प्रभाव से देश का बिजनेस का ग्राफ नीचे आने लगा है। बांग्लादेश में ऐसी हालत को देखकर ग्लोबल बिजनेस प्लेयर्स ने भी अब बांग्लादेश से दूरी बनानी शुरू कर दी है। राजनीतिक संकट से कपड़ा उद्योग को भारी झटका लगा है और यही कारण है कि कपड़ा उद्योग में भारत के लिए अवसर बनते जा रहे हैं।
शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ हुए समझौतों को रद्द कर सकता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें रद्द कर सकती है। बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अंतरिम सरकार को लगता है कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ किए गए समझौते देश के लिए फायदेमंद नहीं है तो वो उन्हें रद्द किया जा सकता है। कश्मीर को लेकर फिर रोया पाकिस्तान, भारत को यूएन का हवाला दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर का विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मुद्दा है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंक जारी है, पाकिस्तान से कोई भी बातचीत नहीं होगी। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में जीता स्वर्ण, भारत को दिलाए 9वां पदक। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सोमवार को पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने ब्रिटिश पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी डैनियल बेथेल को पुरुष एकल SL3 वर्ग के पदक मुकाबले में 21-14, 18, 21, 23, 21 के स्कोर से हरा दिया। इस मुकाबले का पहला गेम नीतीश ने 21-14 से जीता। हालांकि वह दूसरे गेम में पिछड़ गए और बेथेल ने यह गेम 18-21 से अपने नाम किया। तीसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और एक समय स्कोर 20-20 पर पहुंच गया था। हालांकि नीतीश ने 23-21 से यह गेम जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया। हैंड ग्रेनेड और AK-47 लेकर दिल्ली NCR में घूमते रहे संदिग्ध, प्रशासन बेखबर। अलकायदा से प्रभावित होकर आतंकी मॉड्यूल बने संदिग्धों से हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। राजस्थान के भिवाड़ी से पकड़े गए संदिग्धों से हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारी अभी तक एक ही ग्रेनेड बरामद होने की पुष्टि कर रहे हैं। इस मॉड्यूल का एक खतरनाक सदस्य अभी भी फरार है। इस सदस्य को बम बनाना आता है। सूत्रों का दावा है कि पकड़े गए संदिग्ध दिल्ली व NCR में हैंड ग्रेनेड व AK-47 जैसे खतरनाक हथियार लेकर दिल्ली NCR में घूमते रहे, मगर कहीं भी पुलिस की इन पर नजर नहीं पड़ी। दिल्ली में पटाखे के गोदाम में लगी भीषण आग, कमरे के अंदर मिली जली हुई लाश। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में एक पटाखा गोदाम में आग लगने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को यह घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह 4 बजे सोनिया विहार की गली नंबर 1 में चौहान पट्टी में हुई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी के अनुसार आग लगने की सूचना के बाद 5 दमकल गाड़ियों को काम पर लगाया गया और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। डिजिटल भारत निधि के नियम लागू, ग्रामीण क्षेत्रों में आएगी क्रांति। केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत नए नियम डिजिटल भारत निधि लागू कर दिए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, नियमों के तहत ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से मोबाइल यूजर्स को स्पैम व धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रयास करने को कहा है। महिलाओं, वंचितों, दिव्यांग आदि को इस नीति से धन ट्रांसफर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना की मांग वाली याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति जनगणना एक नीतिगत मामला है। ये मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। याचिकाकर्ता का कहना था कि 1931 का अंतिम जातिगत डेटा पुराना हो चुका है। इस डेटा की सटीक जानकारी होने से सरकार को पिछड़ी जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों ने कसी कमर। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह पुरानी पेंशन बहाली की बजाय NPS में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों ने UPS का विरोध किया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार का UPS पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल बजा दिया है। NMOPS के अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार को UPS NPS हटाकर दोबारा से पुरानी पेंशन बहाली करनी होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।